नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के विशाल और अलग-अलग जनजातीय परिदृश्य की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देश के अनूठे भौगोलिक क्षेत्रों में फैले इन प्राचीन समुदायों को समझेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, सैकड़ों जनजातीय समूहों का घर है। लेकिन वे असल में रहते कहाँ हैं? उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है? चलिए इसी पड़ताल के जरिए इन समुदायों के जटिल नक्शे को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े पैमाने और विविधता की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत की जनजातीय आबादी सिर्फ एक छोटा सा समूह नहीं है, बल्कि देश की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 697। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत पूरे 697 अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ये हमें बताता है कि यहाँ कितने अलग अलग और ख़ास समूह मौजूद हैं, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। और ये आंकड़ा भी कुछ कम नहीं है। भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 18.7% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों के अंदर आता है। इससे उनकी विशाल भौतिक मौजूदगी और जमीन के साथ उनके गहरे रिश्ते का पता चलता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो जनजातियां पूरे भारत में फैली हुई हैं, लेकिन जो सेंट्रल रीजन है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य, वो इनका असली गढ़ है। देश की लगभग 80% जनजातीय आबादी यहीं पर रहती है। ठीक है, तो अब जब हम इसका पैमाना समझ गए हैं, तो चलिए अब भारत के 7 अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों के एक सफ़र पर निकलते हैं। इससे हमें इनके फैलाव को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये जो नक्शा है, यही हमारा गाइड बनेगा इस सफ़र में। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के जनजातीय समूहों को मोटे तौर पर इन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और आइलैंड रीजन। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग कहानी है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर, नॉर्थ से। यहाँ हिमालय की गोद में खस, भूटिया और थारू जैसी प्रमुख जनजातियां रहती हैं। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, लेकिन यहाँ के समुदायों को कम्युनिकेशन की कमी, गरीबी और निरक्षरता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये क्षेत्र अपनी खास एथनिकल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, जहाँ नादा, गारो, खासी और मिजो जैसे समूह रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि औपनिवेशिक काल के दौरान मिशनरी गतिविधियों की वजह से यहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, सेंट्रल और ईस्टर्न क्षेत्र भारत का ट्राइबल हार्टलैंड है। ये विशाल पट्टी मध्य प्रदेश से शुरू होकर उड़ीसा तक फैली हुई है, और यहीं पर जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। अब जैसे ही हम साउथ और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जैसे एकांत प्रिय समुदाय हैं, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के भील और मीणा जैसी जनजातियां हैं, जो काफी हद तक मेनस्ट्रीम समाज में घुल मिल चुकी हैं। और आखिर में चलिए चलते हैं आइलैंड रीजन की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए जनजातीय समूहों का घर है। इनमें सेंटिनेलीज, जारवा, ओंगे और शोम्पेन शामिल हैं। ये तो जैसे जीते जागते इतिहास के प्रतीक हैं। तो अब रीजन्स तो समझ लिए, अब जरा और डीप डाइव करते हैं और कुछ खास जनजातियों को उनकी पारंपरिक आजीविका और भौगोलिक जगहों से जोड़कर देखते हैं। ये टेबल देखिए, कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है इनके कामों में। उत्तराखंड के भोटिया भेड़ पालन और खेती करते हैं, तो झारखंड के बिरहोर रेशम उत्पादन में माहिर हैं। लिटिल अंडमान के जारवा आज भी खानाबदोश शिकारी हैं। केरल के कानी कमाल का हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, और तमिलनाडु के टोडा पशुपालन और डेयरी के काम के लिए जाने जाते हैं। और ये मैप इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जनजातियां और उनकी अनोखी आजीविकाएं भारत के नक्शे पर कहाँ-कहाँ बसी हैं, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर केरल के जंगलों और अंडमान के द्वीपों तक। अब बात करते हैं उन समुदायों की जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये वो समूह हैं जो सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये नंबर है 75।
75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन उनकी खास कमजोरी और उन्हें बचाने की तत्काल जरूरत को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर किसी ग्रुप को विशेष रूप से कमजोर बनाता क्या है? इसके मुख्य लक्षण हैं, वे आमतौर पर बहुत अलग-थलग इलाकों में रहते हैं, उनकी रोजी रोटी प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या खाना इकट्ठा करने पर आधारित है, और सबसे चिंता की बात यह है कि उनकी आबादी या तो घट रही है या फिर स्थिर हो गई है। ये टेबल कुछ सबसे ज्यादा खतरे में पड़े ट्राइब्स के बारे में बताती है, और ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ओंगे, सेंटिनेली, जारवा और शोम्पेन, ये सभी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्राचीन संस्कृतियां हैं जिनकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमने काफी सारी जानकारी कवर कर ली है, तो चलिए छात्रों और जो भी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए एक ही स्लाइड में सब कुछ फटाफट दोहरा लेते हैं। आइए जल्दी से इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। याद रखने वाली बातें: 697 अधिसूचित जनजातियां, भारत का 18.7% भौगोलिक क्षेत्र और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। प्रमुख स्थान: मध्य भारत में 80% आबादी, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा और अंडमान में सेंटिनेली और जारवा। और प्रमुख आजीविकाएं: पश्चिमी क्षेत्र में भीलों द्वारा खेती, उत्तर पूर्व में नागाओं द्वारा खेती और द्वीपों में जारवाओं द्वारा खानाबदोश शिकार। तो अब जब हमने सब कुछ दोहरा लिया है, तो चलिए कुछ आसान सवालों के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। मैं हर सवाल को पढ़ूंगा और सोचने के लिए थोड़ा वक्त दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल: संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितने जनजाति समूहों को अधिसूचित किया गया है? दूसरा सवाल: भारत के किस क्षेत्र में जनजाति आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है? तीसरा सवाल: टोडा और कोया जनजातियां किस भौगोलिक क्षेत्र में प्रमुख हैं? चौथा सवाल: झारखंड में बिरहोर जनजाति का मुख्य व्यापार क्या है? पांचवा सवाल: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली 2 प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। छठा सवाल: सेंटिनल और जारवा जनजातियां किस द्वीप क्षेत्र में निवास करती हैं? सातवां सवाल: नक्शे पर भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित होगा? आठवां सवाल: कितने समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम दिया गया है? नवां सवाल: भील मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और 10वां और आखिरी सवाल: भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों में आता है? यह शैक्षिक विश्लेषण लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित था। अगर आपको यह विश्लेषण फायदेमंद लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।